नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आप सभी को यह 5 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आपकी परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, उसमें आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने 5 वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को कर रखा है। अगर आपने उन सभी वीडियो को देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है और हम आपसे यह भी आशा करते हैं कि आप उन सभी 25 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख करके अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। साथियों, आज का जो यह क्लास होने वाला है, यानी आज भी हम लोग 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप इसे उसी नोटबुक में लिख करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए, आज का 26 नंबर प्रश्न है, पेप्टीकरण पद को परिभाषित करें। यानी कि पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं, यह लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, किसी ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया ही पेप्टीकरण कहलाता है। कोई भी ताजा अवक्षेप होता है, कोई भी ताजे बने अवक्षेप में अगर हम लोग वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद जो कोलाइडी विलयन बनाते हैं ना, तो वह कोलाइडी विलयन को बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए, आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें। साथियों, आप सभी प्रश्नों को क्रमवार तरीके से अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। चलिए, मोल प्रभाज की व्याख्या करने को बोला जा रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। कोई विलयन है, विलयन में जो विलेय होता है या विलायक के जो मोल की जो संख्या होती है विलयन के, तथा वह विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज बराबर n बटे स्मॉल n प्लस n, और विलायक का मोल प्रभाज, विलायक को साथियों कैपिटल N से सूचित करते हैं और विलेय को स्मॉल n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग उसका अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक है, चलिए, आपका 28 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। और साथियों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में आप जब फैराडे के विद्युत विच्छेदन के यानी फैराडे के नियम के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया था, तो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रोड शब्द को सुना था। तो आखिर इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोड लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि जब कोई धातु उसी धातु के आयन वाले घोल के संपर्क में रखी जाती है तो उसे अर्धसेल यानी इलेक्ट्रोड को ही हम लोग अर्धसेल के नाम से जानते हैं। अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या? जब कोई धातु को उसी धातु के आयन वाले घोल के संपर्क में रखा जाता है ना, तो उसे अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई इलेक्ट्रोड जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन को त्यागने और उसको ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, हम उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपका 29 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में सल्फर कैसे प्राप्त होता है। जो प्रकृति है, हमारा जो वायुमंडल है, वहाँ पे हम सल्फर को कैसे प्राप्त करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में यह ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह सल्फर सल्फाइड और सल्फेट रूप में पाया जाता है।
जो प्रकृति में सल्फर मुक्त तथा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि मुक्त अवस्था में या जो भी ज्वालामुखी क्षेत्र जो होते हैं ना, ज्वालामुखी क्षेत्र, वहाँ पे सल्फर जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, एक संयुक्त अवस्था, 2 चरणों में हम इसे प्राप्त कर रहे हैं और हमने यह जान लिया कि अगर मुक्त अवस्था में प्राप्त करना है तो ज्वालामुखी क्षेत्र की ओर जाना होगा और संयुक्त अवस्था में हमें सल्फर से प्राप्त हो सकता है, सल्फाइड से प्राप्त हो सकता है या सल्फेट के रूप में भी प्राप्त हो सकता है सल्फर। ठीक है, चलिए आज का आपका अंतिम प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है कि आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है। साथियों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आदर्श घोल किसे कहते हैं एवं अनादर्श घोल किसे कहते हैं, और यह प्रश्न काफी बार आपकी परीक्षा में रिपीटेड है। तो लिखेंगे, वह घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। क्या? वह घोल जो सभी सांद्रता, चाहे उसकी सांद्रता कितनी भी हो या तापमान कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, किसी भी तापमान पर अगर वह राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो उसे हम लोग आदर्श घोल कहेंगे। जबकि वह घोल जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो उसे अनादर्श घोल कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी घोल हैं, चाहे उनकी सांद्रता बराबर ही क्यों ना हो या तापमान उनका बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अनादर्श घोल कहेंगे। तो चलिए, हमने आज के क्लास में आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है, प्रकृति में सल्फर कैसे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मोल प्रभाज की व्याख्या करें तथा पेप्टिकरण पद को परिभाषित करें, ये सभी प्रश्नों को पढ़ा। तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कर देंगे ताकि इन सभी प्रश्नों का उन्हें भी लाभ मिल सके और वे भी अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।